Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. I am your online mentor and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are good. I am good as well. So, in this video series, we are going to cover economics for class 11th. The first chapter we are going to deal with is basics of economics. Now, let us start with the chapter from one, that is basics of economics. बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे, हमारा पहला कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे दो फंडामेंटल फैक्ट्स और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स की दी हुई डेफिनेशन कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे दो फंडामेंटल फैक्ट्स से जो कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर को बनाती है। हमारा पहला फंडामेंटल फैक्ट है कि ह्यूमन बींग्स की जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है। प्लस दूसरा फंडामेंटल फैक्ट क्या है? दूसरा फंडामेंटल फैक्ट ये है मीन्स या रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल है वो स्कार्स है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। अब स्कार्स क्या होता है? जब किसी चीज़ की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा हो तब हम बोलते हैं कि वो चीज़ स्कार्स है। ठीक है। और अल्टरनेटिव यूजेस क्या होता है? अल्टरनेटिव यूजेस होता है यानी मल्टीपल यूजेस। हमारे पास जो रिसोर्सेज है हम उनको मल्टीपल यूजेस में एम्प्लॉय कर सकते हैं। मल्टीपल यूजेस में एम्प्लॉय करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मिल्क है, मिल्क को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? मिल्क से हम टी बना सकते हैं। ठीक है। मिल्क को एज मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इससे हम बटर मिल्क मिला सकते हैं, बटर मिल्क बना सकते हैं। ठीक है। इससे हम कर्ड बना सकते हैं। इस मिल्क से हम चीज़ भी बना सकते हैं। इससे हम हमारा फेवरेट पनीर भी बना सकते हैं। ठीक है, हो गया। ये हमारा था दो फंडामेंटल फैक्ट्स। अभी दो फंडामेंटल फैक्ट्स में हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये दो फंडामेंटल फैक्ट्स में हमने पढ़ा कि हमारे जो ह्यूमंस की जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है। दूसरा फंडामेंटल फैक्ट था कि इस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज पर प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स। लियोनेल रॉबिन्स बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, ये एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी तो करता है पर ये कैसे करता है? एज आ रिलेशनशिप बिटवीन, यानी ये वो साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप देखता है बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने ऊपर देखा था दो फंडामेंटल फैक्ट्स कि ह्यूमन बींग्स की वांट अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज जो है स्कार्स होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। उसी को इस डेफिनेशन में लियोनेल रॉबिन्स ने एक्सप्लेन किया है कि इकोनॉमिक्स, इसी चीज़ को लेकर लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। डेफिनेशन में उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब हमारी वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज जिससे हम अपनी नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं जिसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है। यूजेस की डेफिनेशन है, यहाँ यूजेस की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। ये हमारा ये कैसे हटा दो यहाँ से, यूजेस। ओके, हम आते कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 को एक बार पूरा रिवाइज कर लेते, पूरा एक बार रिविज़न कर लेते कॉन्सेप्ट नंबर 1 का। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का रिवीजन ऐसा है कि हमने इसमें दो सब कॉन्सेप्ट्स पढ़े, यानी दो चीज़ें पढ़ी हमने। एक तो पढ़ी हमने डेफिनेशन जो कि प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन ने दी थी। लियोनेल रॉबिन बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ओके,
ये हमारा डेफिनेशन का पार्ट हो गया। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कॉन्सेप्ट नंबर 1 में, वो था कि हमारे दो फंडामेंटल फैक्ट्स कौन से हैं जो कि सब्जेक्ट मैटर बनाते हैं इकोनॉमिक्स का। ये दो फंडामेंटल फैक्ट्स थे। पहला हमारा था कि ह्यूमन बींग्स की वांट जो है वो अनलिमिटेड होती है, और दूसरा था कि जो मीन्स या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो स्कार्स है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स एज पर रेगनर फ्रिंच। रेगनर फ्रिंच ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा इकोनॉमिक इश्यूज़ को एट अ स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, पर्टिकुलरली वो किसको स्टडी करता है, एक मार्केट को या फिर एक पर्टिकुलर फर्म को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न होता है कि मैकेनिज्म क्या होता है हमारे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, जिसमें क्या आता है, पहला आता है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, स्टडी ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शंस ऑफ अ पीपल। ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा, हम क्या क्या स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को यानी डिमांड को, हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए वो स्टडी करते हैं, फैक्टर्स की प्राइसिंग यानी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए वो स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द फर्म क्या हमारे सेल्स प्राइस क्या रखनी चाहिए हमारे को, वो होता है ये प्रोडक्ट प्राइसिंग। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेट होनी चाहिए, और इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे एक सेक्शन ऑफ पीपल के ऊपर एप्लीकेबल होती है उसको स्टडी करता है। अब हम देखते हैं कि वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, दूसरा वाइटल कंपोनेंट है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई, और तीसरा है थ्योरी ऑफ प्राइस, यानी प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं वो चीज़ हम स्टडी करते हैं, या फिर वाइटल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं। ठीक है, समझ गए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या देखा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब स्मॉल। ओके, फिर हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक इश्यूज एट स्मॉल या इंडिविजुअल लेवल पे। फिर हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न होता है विद द मैकेनिज्म ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी बोलते हैं। और ये क्या बोलता है, ये स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, प्रोडक्ट की प्राइसिंग को, फैक्टर प्राइसिंग को, स्टडी करता है फर्म को, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को देखता है, और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल को भी देखते हैं। ठीक है, फिर देखा कि वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने 3 पॉइंट देखे थे। क्या था, एक था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा था थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, और तीसरा था थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हम थ्योरी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर को हम थ्योरी ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सब कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक इश्यूज एट द लेवल ऑफ अ नेशन और वर्ल्ड। ठीक है, इसका क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिनन एज अ होल, और ये स्टडी करता है फॉलोइंग को। क्या क्या स्टडी करता है, ये स्टडी करता है नेशनल इनकम एंड आउटपुट को, जनरल प्राइस लेवल्स को स्टडी करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को स्टडी करता है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ होम करेंसी को स्टडी करता है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को स्टडी करता है, और एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाइटल कंपोनेंट क्या होते हैं। वाइटल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी थे, हमने 3 वाइटल कंपोनेंट देखे थे। माइक्रो के 3 वाइटल कंपोनेंट हम देखेंगे। मैक्रो के 3 वाइटल कंपोनेंट क्या है, एक तो हमारा होता है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होती है वो एक वाइटल कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये कब होता है, जब एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड होता है। फिर देखते हैं हम थ्योरीज रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी। डिसइक्विलिब्रियम कब आता है, जब एग्रीगेट सप्लाई हमारी एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, या फिर जब एग्रीगेट सप्लाई कम हो एग्रीगेट डिमांड से, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। फिर हमारे देखते हैं थियरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम देखते हैं।
यानी तीसरा वाइटल कंपोनेंट है हमारा थियोरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूडेड होती है ऑफ द कंट्री, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द कंट्री और एक्सचेंज रेट पॉलिसीज एक नेशन की इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। क्लास लेवल में हम खाली माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्लास 12th के सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम 12th क्लास में डील करेंगे। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है। ये डील करता है उन सिचुएशन से जो कि स्टडी की जाती है यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। इस कॉन्सेप्ट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे को एक स्टेटमेंट दे देंगे एक क्वेश्चन में। अब हमको ये बताना होता है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। ठीक है, इसको हम कैसे पता करते हैं पॉजिटिव है या फिर नॉर्मेटिव है? उसके लिए हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यानी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट जो होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्टेटमेंट्स जो होती है वो हाईलाइट करती है नेचर और एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर एनालाइज करती है बिहेवियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, ऐसी कोई स्टेटमेंट जो हाईलाइट करे नेचर और एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर एनालाइज करे बिहेवियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उस स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। या फिर जो ये स्टेटमेंट होती है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई भी स्टेटमेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड हो वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कहलाई जाएगी। ठीक है, और ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है, यानी द स्टेटमेंट विच कैन बी वेरीफाइड फॉर ट्रूथ इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट, ये वो स्टेटमेंट होती है जो कि कोई वैल्यू जजमेंट को नहीं रिफ्लेक्ट करे, या फिर कोई ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट्स को नहीं रिफ्लेक्ट करे। वो स्टेटमेंट्स हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। जैसा कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या बोलता है? पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर देन इंडिया। पॉपुलेशन चाइना की इंडिया से ग्रेटर है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ के लिए। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें कोई ओपिनियन नहीं है किसी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, और इसमें कोई जजमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। प्लस क्या बोलता है? ये स्टेटमेंट हाईलाइट करती है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ये हमारी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हो गया। अब हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या फिर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, ये इकोनॉमिक्स बोलता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। इट डील्स विद द ओपिनियंस, ये डील करता है ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में पहला होता है कि इसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये लीड करता है कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स में। प्लस क्या होता है? ये इंडिकेट करता है ओपिनियन एंड देयरफॉर नॉट वेरीफाइड फॉर ट्रूथ। ये एक ओपिनियन ही शो करता है, इसीलिए हम इसको चेक नहीं कर सकते कि सही है या गलत है। फिर क्या बोलता है? दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ought टू बी एज अ सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड। ये क्या हुआ? अब इसके हम एक बार देखते कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या है। ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड ये बोलता है, तो इसमें हम क्या देखते हैं? ये हमारा एक ओपिनियन है। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसको हम वेरीफाई फॉर ट्रूथ नहीं कर सकते, ये हमारा ट्रूथ के लिए वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी सेटिस्फाई हो गई। फिर क्या बोलते हैं? इससे हम कंट्रोवर्सीज भी लीड हो सकती है। कोई बोलेगा कि इसको बंद नहीं करना चाहिए पेंशन को, या फिर एक ग्रुप बोलेगा कि इसको पेंशन को बंद नहीं करना चाहिए, दूसरा बोलेगा कि पेंशन को बंद कर देना चाहिए।
ठीक है। फिर बोलता है ये वैल्यू जजमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, ये स्टेटमेंट देने वाले की वैल्यू जजमेंट्स को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, इकोनॉमिक इश्यूज़ को डील करता है जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से। ये वो स्टेटमेंट्स होती है जिसको हम स्टडीज़ यूजिंग, जो कि स्टडी करते हैं हम फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलती है, स्टेटमेंट बोलती है एक्सटेंट, किस एक्सटेंट पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और एनालाइज करता है बिहेवियर ऑफ पीपल रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होती है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं ट्रुथ के लिए, ठीक है। और दी स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट, ये स्टेटमेंट कोई भी वैल्यू जजमेंट या फिर ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स को शो नहीं करती। यानी ये 4 करेक्टरिस्टिक्स एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, पहला था कौन सी होनी चाहिए वो हमने अभी डिटेल में देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलता है ये वो इकोनॉमिक्स है जो बताता है कि हमारे को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी। फिर बोलता है, ये क्या बोलता है, इसमें होता है कि ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट होते हैं जिसको इकोनॉमिक इश्यूज प्रॉब्लम्स को डील करने में हम काम में लेते हैं। इस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमने अभी देखी थी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऊपर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, वैसे ही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स की भी देखेंगे। पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, इन स्टेटमेंट्स में वैल्यू जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये क्या बोलते हैं, दिस लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स, इन स्टेटमेंट से कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स होती है। और दिस स्टेटमेंट्स इंडिकेट होती है ओपिनियन एंड देयरफॉर नॉट वेरीफाइड फॉर ट्रूथ, ये हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई फॉर ट्रूथ नहीं कर सकते, ठीक है। और दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए वो दर्शाता है एज अ सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सॉल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमें क्या करना चाहिए किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वो दर्शाता है ये वाला नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम मूव करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, जो कि है इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। अब तक हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी वो सिस्टम होता है जिससे एक एरिया में रहने वाले पीपल अपनी लिविंग्स का अर्न करते हैं, यानी वो कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे उनकी लिविंग होती है। लेवल ऑफ एक्टिविटी सिस्टम में 2 बेसिक एलिमेंट होते हैं, पहला है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वो एक्टिविटी कौन सी कर रहे हैं, और दूसरा एलिमेंट है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो किस एक्सटेंट पे अपना वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी समझ में आया, इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी इज़ द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। इसके 2 बेसिक एलिमेंट्स देखे हमने, पहला एलिमेंट है कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है, और दूसरा एलिमेंट है कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हम देखेंगे, 3 टाइप की इकोनॉमीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। पहला है, इकोनॉमी को हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। पहला हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं फ्री इकोनॉमी, दूसरा है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं प्लैन्ड इकोनॉमी, और तीसरा है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है, इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये हमारी कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती है वो कंट्रोल होती है मार्केट फोर्सेस से। अब मार्केट फोर्सेस क्या होती है, मार्केट फोर्सेस होती है हमारी डिमांड एंड सप्लाई को हम मार्केट फोर्सेस बोलते हैं, ओके। फिर देखते हैं हमारा इकोनॉमिक डिसीजंस जो भी होते हैं यहाँ पे इस इकोनॉमी में, वो ड्रिवन होते हैं मोटिव ऑफ प्रॉफिट से। जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हम वही डिसीज़न लेंगे जहाँ पे हमारे को प्रॉफिट ज़्यादा मिले। इसमें क्या होते हैं, मोस्ट रिसोर्सेज या सोर्सेज जो भी है वो कंट्रोल होते हैं पीपल से। एंड प्राइस डिसीजंस होते हैं दैट आर डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस,
इस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो डोमिनेट करता है पूरी इकोनॉमी को। ओके, ये हो गया हमारा फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर प्लान्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ये हमारा दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, इकोनॉमी होते हैं, ये वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर्मली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे डिसीजंस होते हैं वो ड्रिवन होते हैं मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर से। जैसा कि हमने देखा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव होता है, यहाँ पे वो प्रॉफिट मोटिव लैक होता है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होके यहाँ पे सोशल वेलफेयर हमारा मेन मोटिव होता है। और मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइसेस डिसाइड होती है गवर्नमेंट ही प्राइस को डिसाइड कर देती है। और पब्लिक सेक्टर जो होता है वो डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ये होता है हमारा सेंट्रली प्लान्ड, कंट्रोल या सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब हम ये देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसा कि हमने देखा कि सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट ये दोनों होता है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो प्राइवेट सेक्टर के पास होगी और कुछ होते हैं गवर्नमेंट के हाथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि बोलता है इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेट करता है उसको गवर्नमेंट। जैसा कि हमारा इंडिया में भी होता है। इंडिया में क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो फ्री होती है मार्केट फोर्सेस पे, बट उस पर कुछ रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो ड्रिवन होते हैं बाय प्रॉफिट ऑफ बोथ सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे दोनों मोटिव्स देखे जा सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है और प्राइवेट फर्म्स है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रमोट करती है। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। थर्ड पॉइंट बोलता है रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ पीपल एंड गवर्नमेंट, प्राइसेस डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमी। यहाँ पे कोई डोमिनेटर नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही मिलकर मार्केट को डोमिनेट करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमारा है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है वो देखते हैं। बेसिकली सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अटेन मैक्सिमम यूटिलिटी। मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करने के लिए स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। So basically there are three basic economic problems करनी है। मैंने 4 डिस्कस की है क्योंकि बीकॉम लेवल पे ये 4 होती है, पर 11th में हमारे को 3 ही होती है। पहली होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। इट सर्चेस फॉर द आंसर टू 2 क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस, हमको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए और उन्हें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन होता है व्हाट टू प्रोड्यूस में। फिर दूसरा हमारा सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी हमारे को कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में मतलब हम लेबर ज़्यादा यूज़ करेंगे। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे। थर्ड है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमारे को किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, या तो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए प्रोड्यूस करते हैं या फिर हम सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, प्रॉफिट मोटिव या फिर सोशल वेलफेयर के लिए। तो बेसिकली देयर आर 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहली थी व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हमने देखा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम 2 क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि हमारे को विच टाइप ऑफ गुड्स या सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड और हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड में देखा हमने कि विच टेक्निक, हाउ टू प्रोड्यूस में देखते हैं
कौन सी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। फॉर होम टू प्रोड्यूस बोलता है कि हमारे को दो मोटिव देखे थे हमने कि एक तो प्रॉफिट मोटिव होता है, दूसरा होता है हमारा सोशल वेलफेयर। हमको किसके लिए प्रोड्यूस करना है, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोड्यूस करना है या फिर प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस करना है, वो देखता है। हम मूव करते कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम ट्रांजिशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, यानी पीपीएफ भी बोलते हैं। पीपीसी, पीपीएफ या फिर ट्रांजिशन कर्व। ओके, ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच कैन बी इफेक्टिवली प्रोड्यूस विद गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज। हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में किस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, वो शो करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बेसिक अजम्पशन ऑफ पीपीसी क्या है? हमारा पहला बेसिक अजम्पशन है कि अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रिसोर्सेज अवेलेबल आर कांस्टेंट। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कांस्टेंट है। सेकंड है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। हमारा रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम पूरी तरह और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। थर्ड अजम्पशन है देयर इज़ नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं आता। ये हमारा थर्ड अजम्पशन है। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। आगे के वीडियोस में हम हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। So thank you guys and see you in the next video.